नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल लर्न विथ ज्योतिष पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। और जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे कि इस चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जाएगा, तो उसी कड़ी के तहत आपको आज सीडीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है 1 तारीख यानी कि 1/6/2022 को जो पूछा गया ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, उससे पूछे गए क्वेश्चन का डिस्कस अभी हम लोग करने वाले हैं। और आप लोग एक कॉपी पेन जरूर लेकर बैठिएगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन होंगे, साथ ही साथ इसके बहुत सारे फैक्ट्स जो होंगे 30 क्वेश्चन के तहत वो आपको हम बताते चलेंगे। क्योंकि आज मेरे पास पीपीटी भी नहीं है, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव होता है, जिस कारण से मैं आज पीपीटी भी नहीं बना पाए। इसलिए उसके साइट से सीटेट की वेबसाइट से सीधे हम डाउनलोड करके उसी के तहत हम आपको आज पढ़ाने वाले। उसी से हो सकता है कि इसमें कुछ विजुअलिटी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, क्योंकि इसका जो टाइपिंग होता है वो छोटा छोटा होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हर एक चीज छोटा छोटा होता है। ये आपका 6 जनवरी को 2022 को पूछा गया क्वेश्चन था, उसी को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ज्यादा बातचीत न करते हुए सीधा चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, जो हमारा पर्पस है उसको आगे बढ़ाते हुए। ये सीडीपी आप लोग, हालांकि ये तो 1 to 5 का पूछा गया है, लेकिन अगर आप लोग 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपको काफी हद तक मदद पहुंचाएगी। क्योंकि बार बार ऐसा देखा गया है कि जो 1 to 5 का क्वेश्चन पूछा जाता है वो 6 to 8 में पूछ लिया जाता है, और जो 6 to 8 का पूछा जाता है वो 1 to 5 में पूछ लिया जाता है। ऐसा सीडीपी का खास करके सीडीपी का ऐसा देखा जाता है बार बार। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। ठीक है, चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि बच्चों के विकास का क्रम कैसा होता है, यानी कि बच्चों का जो विकास होता है वो किस क्रम में होता है। तो आप लोग सीडीपी का पहला चैप्टर पढ़े होंगे, वृद्धि और विकास। उसी में आपको बताया गया होगा कि बच्चों का जो विकास होता है वो शीर्षाभिमुख होता है। यानी कि शीर्षाभिमुख कहने का मतलब क्या, पहले सिर का विकास होता है और वो सिर से होते 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 वो पैर की तरफ हो जाता है। यानी कि ये शीर्षाभिमुख मतलब क्या होता है कि बच्चा का जो सर्वप्रथम विकास होता है वो सर का होता है। जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है, ठीक है, कोई छोटा सा बच्चा है, वो जब छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका सर स्थिर नहीं होता है। सर क्या होता है, डुलते रहता है, इसलिए उसके नीचे जब उसको गोद लिया जाता है तो उसके नीचे हाथ लगाया जाता है, सर के नीचे। लेकिन वो जब धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो सबसे पहले किस चीज का विकास होता है, वो सर का विकास होता है, और सबसे पहले वो सर संभालना प्रारंभ करता है। फिर धीरे धीरे वो नीचे आते जाता है, फिर शरीर को प्रारंभ करता है, फिर हाथ पैर प्रारंभ कर सभी को सही करना सीख जाता है। ठीक है, तो इसका विकास धीरे धीरे उस क्रम से होता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन क्या दिया गया सो देखते हम लोग। कह रहा अमूर्त से मूर्त की तरफ नहीं, अमूर्त से मूर्त की तरफ यहां पर नहीं होगा विकास। बच्चों का जो विकास होगा अमूर्त से मूर्त की तरफ नहीं होगा। अब कह रहा सामान्य से विशिष्ट की ओर, हाँ बिल्कुल, ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब सामान्य से विशिष्ट की ओर कहने का मतलब क्या हुआ, जब बच्चा जन्म लेता है, जब कुछ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो छोटे छोटे चीज को पकड़ना चाहता है, और जब वो धीरे 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 जब जब छोटा होता है मान लीजिए, और फिर जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो अपना हाथ उसके ऊपर रखता है। जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, अब बच्चा इतना बड़ा भी तो इसको पहले पकड़ने का प्रयास करेगा, लेकिन जब ये पकड़ना सीख जाएगा तो इस पर धीरे धीरे इस पर हाथ रखने का प्रयास करता है। ठीक है, यही होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसका सेंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसका सेंसर होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कथन एवं कारक। ये कथन और कारक वाले जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये बार बार क्वेश्चन फंसाता है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल से जुड़ जाइए। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे है, आप लोग जाकर के वहां से डाउनलोड करके इसको बना भी सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं, क्या यानी कि धनी परिवार से हैं, उन बच्चों में अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवारों से हैं। कह रहा है जो उच्च आय वाले परिवार है, ठीक है, जो उच्च आय वाले परिवार हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं। कौन, निम्न आय वाले परिवार के बच्चे। ठीक है, कह रहे बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुविधता है। यानी कि आपका यह कथन था कि अमीर बच्चे जो होते हैं और गरीब बच्चे जो होते हैं दोनों के रहन सहन में क्या होता है, अंतर पाया जाता है। दोनों के रहन सहन में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। अब यह अंतर के कारण क्या है, बचपन की संकल्पना सार्वभौमिकता नहीं है। ठीक है, तथा बचपन में बहुविविधता है। क्या बचपन में बहुविविधता है।
यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए आपके समाज में कोई बच्चा है जो बहुत अमीर परिवार से आता है, कैसा आपके क्लास का बच्चा है, कोई बहुत अमीर परिवार से आता है और कोई बहुत बिलो फैमिली से आता है, तो दोनों के रहन सहन में आपको जाहिर सी बात है अंतर देखने को मिलेगा। अब अंतर देखने को कैसे मिलेगा? रहन सहन हो गया, ओढ़ावा पहनावा हो गया, ठीक है, लालन पालन हो गया, पोषण हो गया, इस सभी में आपको अंतर देखने को 100% मिलेगा, ठीक है ना। पोषण में भी आपको अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। जिस मान लीजिए कोई गरीब परिवार से, बहुत गरीब परिवार से आता है बच्चा, उसका लालन पोषण जो होता है बहुत कम स्तर से, कम ज्यादा नहीं हो पाता है, ज्यादा अच्छा से नहीं हो पाता है, जिस कारण वो जो बच्चा होता है पहले से ही एकदम से लगता है कि उसको कई तरह की बीमारियां उससे वो ग्रसित हो जाता है, ऐसा दिख प्रतीत होते रहता है। लेकिन वहीं अगर अच्छे परिवार से बच्चा है, अच्छा परिवेश से बच्चा है, ठीक है, अच्छे आर्थिक स्थिति वाले घर से बच्चा है, तो उसका लालन पालन अच्छा से होता है और पोषण भी अच्छा से होता है, जिस कारण उसका शरीर भी इकट्ठा होता है। तो ये किस चीज को दिखा रहा है? तो ये आपको समाज में जो है वो, तो वो किस चीज को दिखा रहा है? तो वो दिखा रहा है परिस्थिति की विविधता, ठीक है ना। क्या? परिस्थिति की विविधता। परिस्थिति की विविधता करने का मतलब क्या हो गया कि एक बच्चा अमीर है और एक बच्चा गरीब है, एक बच्चा उच्च खाना खा रहा है, वही बच्चा भूखा सो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या दिखा रहा है? परिस्थिति। क्या दिखा रहा है? परिस्थिति उसका ऐसा है, ठीक है ना। परिस्थिति ही उसका ऐसा है जिस कारण से एक भूखा सो रहा है, एक अन्न को बर्बाद करके सो रहा है, ठीक है ना। तो वो किस पर जोड़ दे रहा है? परिस्थिति की विविधता पर, ठीक है ना। किसके पर? तो परिस्थिति की विविधता पर। तो हमारा कथन ये सही है और इसका कारण भी यही है कि बचपन में संकल्पना सार्वभौमिक नहीं होता है, क्योंकि सबको थोड़ी ना पता होता है कि हम ऐसे ही हैं, हमारा सब दिन ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो यानी कि बचपन जो होता है वो सार्वभौमिक नहीं होता, बचपन में बहुत विविधता होती है, कहते बचपन में बहुत विविधता पाई जाती है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि कथन कथन भी सही है और निष्कर्ष यानी कि तर्क भी सही है। तो ए नंबर में इसका दिया गया ऑप्शन, यानी कि ए आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता एक, ठीक है ना, यानी कि व्याख्या भी सही कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है, यानी क्या? पहले क्या कर रहा है बच्चा? अपने हाथ से, किसी से अपने हाथ से, एक मिनट, थोड़ा सा अगर वीडियो देखने वर्ड थोड़ा सा प्रॉब्लम हो बट पढ़ने में, तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम वैसे कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखाने का। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसे बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है, यानी कि बड़ा बड़ा चीज को पकड़ना सीख रहा है। उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है, यानी कि पहले क्या बच्चा पकड़ रहा है? बड़ा सा बॉल पकड़ रहा है, ठीक है। फिर चिमटी का सहायता से वो क्या कर रहा है? मटर पकड़ रहा है। क्या कर रहा है? मटर पकड़ रहा है। तो ये जो विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? यानी कि ये एक प्रकार का विकास है, ठीक है ना। ये क्या है? एक प्रकार का विकास है। विकास का किस सिद्धांत को ये दर्शा रहा है? विकास के किस सिद्धांत को दर्शा रहा है? शीर्षगामी। शीर्षगामी हम आपको बताए थे कि शीर्षगामी मतलब क्या? शीर्ष से पैर की ओर। तो ये शीर्षगामी तो नहीं दिखा रहा है। समीप दुराभिमुख, ठीक है ना। क्या? समीप दुराभिमुख। अब समीप दुराभिमुख क्या होता है? सो समझिए, आपको नाम से स्पष्ट क्या हो रहा है कि समीप दुराभिमुख, यानी कि नजदीक से, किसी से नजदीक से दूर की तरफ। क्या? नजदीक से दूर की तरफ, ठीक है। नजदीक से दूर की तरफ। समीप यानी कि निकट से दूर की ओर, ठीक है ना। समीप से दूर की ओर। तो ये क्या है? समीप दुराभिमुख। आप ये समझ लीजिए, इसका कहने का मतलब ये है कि जब ये विकास होगा, ठीक है ना, समीप दुराभिमुख जब विकास होता है तो सर्वप्रथम वो केंद्र में होता है, ठीक है ना। उसके बाद उसके बाहर का अंग में होता है। यही कारण है कि बच्चा जब सबसे पहले जब बच्चा देखेगा तो हाथ पैर चलाना सीखता है, उसके बाद उसके उंगली पर नियंत्रण करता है। यानी कि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो सबसे पहले वो हाथ पैर चलाना सीखता है, फिर बाद में वो उंगली चलाना सीखता है, उंगली पर नियंत्रण करना सीखता है, ठीक है ना। तो किसके कारण? तो शीर्षाभिमुख कारण, यानी कि सॉरी समीप दुराभिमुख कारण। किस कारण? समीप दुराभिमुख कारण। तो यहां पर बच्चा क्या कर रहा है? पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीजों को पकड़ना सीख रहा है, यानी कि उसके पास है, ठीक है ना, उसके पास वाली चीजों को। फिर चिमटी पकड़कर इस्तेमाल करके एक मटर उठाता है, यानी कि दूर वाली चीज को उठा रहा है, ठीक है ना। यानी कि पहले नजदीक और फिर दूर, यानी कि समीप दुराभिमुख हो जाएगा, समीप दुराभिमुख हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर यहां पर आपको सीधा प्रश्न दे दिया जाता तो आप सीधा कर लेते, लेकिन यहां पर आपके प्रश्न को घुमाया गया है। प्रश्न ज्यादा टफ नहीं है, प्रश्न को सिर्फ घुमाया गया है, ठीक है ना। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समीप दुराभिमुख हो जाएगा, ठीक है। समधारण तो होगा नहीं, संरक्षण होगा नहीं, ठीक है।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समीप दूराभिमुख हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला फिर कथन और कारक से देखिए। अगला है, बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य, रीतियां केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सभी चीज केवल अभिभावक द्वारा ही सीखा जाता है? क्या समाज का इसमें कोई रोल नहीं है? दूसरा इसका तर्क कह रहा है, बच्चे का सामाजिकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया है। बिल्कुल नहीं, बच्चों का जो सामाजिकरण है एक जटिल प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया है? एक जटिल प्रक्रिया, और ये सरल रैखिक नहीं है, ये रैखिक नहीं है, ये लंबवत क्षैतिज है। ठीक है, समस्यापूर्ण प्रक्रिया, इसमें काफी समस्याएं आती है बच्चों के सामाजिकरण में। बच्चों का जो सामाजिकरण विकास किया जाता है तो उसमें अन्य बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों गलत है। क्या है? ये दोनों गलत है। फिर से एक बार समझिए ये गलत क्यों है आखिरकार। बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियां केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं क्या? नहीं, इसके लिए जानकारी स्कूल भी देता है, समाज भी देता है। ठीक है, शिक्षक भी देते हैं, भाई बहन भी देते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये इसका सही आंसर नहीं होगा। उसके बाद बच्चों का सामाजिकरण एक सरल रैखिक प्रक्रिया नहीं है, एक जटिल है। क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, लंबवत है, समस्या भरा हुआ है। ठीक है, ये समस्यापूर्ण प्रक्रिया है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नहीं तो ए सही है और ना ही डी सही है, यानी कि सॉरी, ए और आर दोनों सही नहीं है। देखिए इसमें कहा ए आर दोनों सही है तो ये गलत हो जाएगा, ए और दोनों सही है गलत हो जाएगा, ए सही है गलत नहीं, ए और आर दोनों क्या है, गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं, यानी कि कथन और निष्कर्ष दोनों गलत है। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व को समझ तो बना लेते परंतु यह नहीं समझ पाते क्रिया परिवर्तनीय है और उसके निर्णय चीजों को मौजूदा दिखावट पर निर्भर करता है। ठीक है, अब जो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया जीन पियाजे। ठीक है ना, जीन पियाजे। अब यहां पर देखिए वस्तु अस्थायित्व जो होता है वो हालांकि आपको आ जाता है, जैसे जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा है। ठीक है ना, कौन कौन? तो संवेदीगामक, पूर्व संज्ञानात्मक, मूर्त संज्ञानात्मक और अमूर्त संज्ञानात्मक, ये चार स्तर है। ठीक है ना, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के ये 4 स्तर है। उसके बाद पहला क्या, संवेदीगमक अवस्था, दूसरा है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था और चौथा क्या, अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। अब जो बच्चा वस्तु अस्थायित्व का गुण सीखता है, अब यहां पर जो बच्चों में वस्तु अस्थायित्व का गुण, वस्तु अस्थायित्व होता है कैसे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा खेल रहा है। ठीक है, कोई बच्चा खेल रहा है, अब उसकी मां आई और फिर छिप गई। ठीक है, क्या बच्चे की मां आई और फिर छिप गई। अब वो बच्चा क्या सोच लेता है कि मेरी मां यहीं खड़ा है। ठीक है ना, मेरी मां क्या है, यही खड़ी है। ठीक है, तो ये हो जाता है वस्तु अस्थायित्व का गुण। अब यहां पर क्या कर रहा है, समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रिया परिवर्तनीय है और उसके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करता है। यानी कि बच्चों में ये वस्तु अस्थायित्व का गुण क्या हो चुका है, विकास पूर्णतः विकसित हो चुका है। ठीक है ना, क्या हो चुका है, पूर्णतः विकसित हो चुका है। यानी कि वस्तु अस्थायित्व का विकास कब हो जाता है, तो वो तो हो जाता है संवेदी चालक अवस्था में हो जाता है। ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से ये विकसित कब होता है, तो वो हो जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। कब हो जाता है ये, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, ये कब हो जाता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि संवेदिक चालक अवस्था, इसका उम्र क्या होता है, इसका जो आयु सीमा कितना वर्ष तक होता है, तो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक। क्या, 0 से लेकर के 2 वर्ष तक। अच्छा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है, तो 2 से लेकर के, ठीक है, 2 से लेकर के 7 वर्ष तक। ठीक है, 2 से लेकर के 7 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो आयु काल कितना तक होता है, तो 7 से लेकर के 11 वर्ष तक, 7 से लेकर के 11 वर्ष तक। ठीक है, और अमूर्त संक्रियात्मक कितना होता है, 11 से लेकर के 15 वर्ष तक। 11 से लेकर के 15 वर्ष तक ये हो जाते हैं जीन पियाजे के अनुसार इसका संज्ञानात्मक विकास के स्तर। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, बच्चों को, यानी कि बच्चा अगर अभी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है ना, शिक्षक को कैसे पढ़ाना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है।
क्या मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए? दूसरा ऑप्शन कर जटिल पदानुक्रमिक संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए। परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके को मुहैया कराना चाहिए। सर्वप्रथम हम लोग समझते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता क्या सब है। बच्चा अभी मान लीजिए बच्चा अभी कितने साल का है? तो बच्चा अभी 2 वर्ष से अधिक हो रहा है। ठीक है, कितना? 2 वर्ष से अधिक हो रहा है और 7 साल के नीचे का है बच्चा। आप खुद सोचिए उस समय आप क्या कर पाते थे? क्या आप तार्किक सोच पाते थे? क्या तार्किक सोचने का मतलब ये कि आपको कहा जाए कि आपके पापा का उम्र 40 साल है और आपका उम्र 20 साल है, तो बताइए दोनों में अंतर कितना होगा? क्या ये चीज कर पाते थे? इतना तर्क हमारा विकसित अभी उस समय नहीं हुआ था। ठीक है ना, इतना हमारा तर्क क्या हुआ था, विकसित नहीं हो पाता है। तो यानी कि उस समय तार्किक विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चा कुछ ना कुछ देख करके, सुन करके, समझ करके, अनुकरण करके कुछ ना कुछ वो कर्म करने लगता है। ठीक है ना, कुछ ना कुछ वो सीखने लगता है। और बच्चा इसमें क्या करता है, सबसे बड़ा चीज इसमें क्या होता है, आपको पता है पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है ना, संक्रियात्मक से पहले का काल जो होता है, यानी कि प्रतीक को, चिन्ह को, ठीक है ना, प्रतीक को वो खेलने लगता है, यानी कि खेल से संलग्न, यानी खेल से उसको जोड़ने लगता है। जैसे मान लीजिए जीन पियाजे महोदय ने कहा है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। क्या होते हैं? बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए खिलौना से खेल रहा है, ठीक है, खिलौना से खेल रहा है। अब वो क्या करता है कि उसको खोलता है, उसको क्या करता है, खोलता है, फिर वो लगाने का प्रयास करता है, फिर तोड़ता है, फिर लगाने का वो प्रयास करता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या कर रहा है, अभी उस प्रतीकों में हेर फेर करना प्रारंभ कर देता है, पर सीख जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कि कोई सा गुड़िया है, उसमें ये आंख लगा हुआ है, ये मुंह है। ठीक है, अब वो आंख चूंकि निकल जाता है तो वो बार बार क्या करेगा, आंख निकालेगा फिर लगाएगा, आंख निकालेगा फिर लगाएगा। अब उसको ये चीज पता हो गया है कि यहां से लगाएंगे और यहां लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रतीकों को पहचानना। ठीक है, लेकिन अभी उसके अंदर कल्पना का विकास नहीं हुआ होगा, किसी चीज का कल्पना शक्ति का विकास नहीं हुआ होगा। तो हमारा जो पहला ऑप्शन कह रहा था कि मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य सरल सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, तो बिल्कुल, क्योंकि अभी बच्चे को सभी चीज, मूर्त मतलब क्या होता है, जो चीज दिखे, छू सके हम जिसको, ठीक है ना, मूर्त मतलब क्या, जिसको हम छू सके। जैसे अभी मेरे पास ये मोबाइल फोन से हम वीडियो आपका बना रहे हैं, तो हम इसको क्या कर छू रहे हैं, लेकिन हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, हम जो सोच रहे हैं वो क्या, मेरा कल्पना अमूर्त है, वो क्या अमूर्त है। ठीक है, वो क्या हो गया, अमूर्त हो गया। तो यानी कि बच्चे को सामने दिखा करके, देख करके और दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोगों को जीन पियाजे पर पर्सनल वीडियो चाहिए, ठीक है ना, जीन पियाजे अलग, लेव वाइगोस्की अलग और कोहलबर्ग अलग, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम उस पर जल्दी से काम करके आपको उसका वीडियो जल्द से जल्द आपको आपके समक्ष ला सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से पार का सही उदाहरण क्या है। पार मतलब होता क्या है, सो समझिए। यानी कि पार मतलब क्या होता है, एस्केप होल्डिंग। ठीक है ना, इसको क्या कहता है, एस्केप होल्डिंग। ठीक है, एस्केप होल्डिंग मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए 2+2, आप जो बच्चे को सिखा रहे हैं 2+4 कितना होगा, 6, लेकिन बच्चा यहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। क्या बच्चा यहां तक 6 तक पहुंच नहीं पा रहा है, 4 2 5 कर दे रहा है। तो बच्चे को थोड़ा सा हेल्प की आवश्यकता होती है, और वो जो आप हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना, वो छोटा सा हेल्प, जो थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, एस्केप होल्डिंग। ठीक है, इस उदाहरण से अगर आप नहीं समझे तो छोटा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप बच्चा थे, ठीक है ना, तो साइकिल चलाते थे, ठीक है ना, लेकिन जब आप साइकिल चला रहे होते थे, तो क्या आपको जब साइकिल सिखा रहा गया होता है, तो क्या हमेशा साइकिल जो आपको सिखा रहे थे वो पीछे पकड़े रहते थे? क्या नहीं, वो क्या करते थे, पकड़ते थे फिर छोड़ देते, पकड़ते थे फिर छोड़ देते थे। तो ये जो पकड़ना और छोड़ना, ये छोटा छोटा हेल्प करना, छोटा छोटा सहायता करना, ये क्या कहलाता है, एस्केप होल्डिंग। ये क्या कहलाता है, एस्केप होल्डिंग कहलाता है। हम देखते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन हमारा कह रहा है सवालों के जवाब बताना, संकेत व इशारे देना। क्या, संकेत व इशारे देना, बिल्कुल, संकेत व इशारे देना मतलब हल्का सा हेल्प करना। ठीक है, जैसे अभी हम बताएं कि 2+4 कितना होता है, 6 होता है, बस उसको हल्का सा इशारा करेंगे, वो 5 तक पहुंच रहा है बच्चा, लेकिन उसको हल्का सा और इशारा करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ो, तो संकेत और इशारा करना क्या हो जाता है, एस्केप होल्डिंग हो जाता है। ठीक है, भौतिक पुरस्कार देना, बिल्कुल नहीं। उद्दीपन प्रक्रिया में अनुकूलन की सक्रिय करना, ये भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा इसका। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है लेव वाइगोस्की से है। लेव वाइगोस्की का मानना क्या था, सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है,
क्या ले वाइगोस्की ये चीज मानते थे? नहीं। सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण नहीं है। सीखने से मतलब ये है, सीखने से तात्पर्य है कि अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। क्या? अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। केवल ज्ञान का अवशोषण नहीं, केवल ज्ञान रखना ही नहीं, मेरे पास अपार ज्ञान है लेकिन हम उसका प्रयोग करेंगे नहीं, तो क्या सीखने का कोई तात्पर्य, कोई फायदा हुआ? नहीं, ये सीखने का कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा कह रहा है सीखना इनाम के प्रति नियंत्रित प्रतिक्रिया। सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रतिक्रिया है। क्या आप अभी सीख रहे हैं, इनाम के लिए सीख रहे हैं? क्या इनाम के लिए पढ़ रहे हैं? नहीं। सीखना क्या है? इनाम के प्रति नियंत्रित प्रतिक्रिया नहीं है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है। क्या? निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। जब तक सक्रिय नहीं होंगे ज्ञान तब तक पोषित नहीं हो पाएगा। कोई भी चीज, अगर मान लीजिए अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, तो आप क्या निष्क्रिय होकर अगर बेड पे सो करके आप पढ़ रहे होंगे तो कुछ देर बाद आपको नींद आ जाती है, तो क्या आप सीख पाते हैं? नहीं। तो निष्क्रिय तरीका से आप, जब आप खुद नहीं सीख पाते तो बच्चे को कैसे सिखा पाएंगे? जाहिर सी बात है। ठीक है, अगला ऑप्शन कह रहा है आपका ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद करने से है। ठीक है, आपको पता होगा अच्छा से, लेव वाइगोस्की समाज में रह करके बच्चों को कहते हैं, बच्चे समाज में रह करके अधिक सीखता, अधिक आत्मसात करता है, अधिक सीखता है। तो यानी कि ये ज्ञान निर्माण सह उस क्षेत्र में होता है जब बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद करने में हो। ठीक है, दूसरों की मदद से करने में हो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, काफी हद तक आपको समझने में काफी हद तक आपको सहायता मिलने वाली है। क्योंकि हम अपना पूरा कोशिश, चूंकि हम जहां तक पढ़े हैं, जिस तरह से पढ़े हैं, उस तरीका से हम आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो? यानी कि आपसे ये लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या कहा आपको, फिर से समझिए। जब प्रश्न समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन को तोड़ दीजिए। जैसे लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करता है, यहां तक तो छोड़ दीजिए। अब मेन जो क्वेश्चन आपका ये है कि मानव अधिकार, ठीक है ना, मानव का अधिकार वो न्याय सबसे जरूरी है। ठीक है ना, मानव का अधिकार और जो न्याय है वो बहुत जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। आप लोगों को एक कहानी याद होगा, हिंज वाला। ठीक है ना, दवाई लेने जाता है, उसकी पत्नी का तबीयत बहुत खराब होता है, लेकिन वो क्या करता है, दवाई चुरा लेता है। ठीक है ना, वो क्या करता है, दवाई इतना महंगा होने के कारण दवाई खरीद नहीं सकता था, इसलिए क्या करता है, वो दवाई चुरा लेता है। तो आपको क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है कि मानव का अधिकार, अब उस जीने का अधिकार सबके पास है। ठीक है ना, लेकिन वो दवाई का दाम इतना न बढ़ा रखा था कि वो दवाई खरीद नहीं पा रहा था। इसलिए अब यहाँ पर क्या गया, भले वो सामाजिक, अब वो चोरी किया। ठीक है ना, चोरी करना क्या सामाजिक कानून के खिलाफ है, लेकिन वो क्या किया, चोरी किया। किस चीज के लिए? तो अपने अधिकार के लिए। ठीक है ना, अपने पत्नी के अधिकार के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या कह रहा है, पहला आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। क्या आपको यहाँ पर आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास से दिख रहा है क्या? क्या टिट फॉर टैट, यानी कि डर से, ये डर से कर रहा है क्या? हाँ, अगर यहाँ पर चोरी नहीं करता, अगर चोरी नहीं करता तो वो डर से हो जाता। ठीक है ना, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ये भी नहीं हो जाएगा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ये भी नहीं है। अधिकारिता व सामाजिक कर्म व्यवस्था अभिविन्यास, हम यहां पर थोड़ा सा फंसेंगे, क्योंकि अधिकारिता एवं सामाजिक कर्म व्यवस्था अभिविन्यास। आप चौथा ऑप्शन भी देख लीजिए, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। यानी कि सार्वभौमिक का कहने का मतलब क्या हो गया कि ये सभी चीज को देखते हुए, ठीक है ना, सभी चीज को देख रहा है। अब हमें जरूरी है पानी पीने की, अब किसी के पास पानी है, अब वो पानी का हमसे बहुत सारा कीमत मांग रहा है, तो हम उसे जबरदस्ती भी पी सकते हैं, जबरदस्ती भी ले सकते हैं, क्योंकि वो हमारा क्या अधिकार हो जाएगा। क्योंकि अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो क्या हमारी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। जिस कारण से ये हमारे अधिकार का क्या होगा, हनन होगा। हमारे अधिकार का क्या हो जाएगा, हनन होगा। अब थोड़ा सा हम बता दें कोहलबर्ग के बारे में, सॉरी, यानी कि कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसमें कितने चरण हैं, कितने स्तर हैं। ठीक है ना, ये सब चीज आपको हम बता देते शॉर्टकट में। अभी चूंकि इस पर हम लिखने का मेरे पास थोड़ा सा संसाधन ज्यादा नहीं है, इस कारण से हम इस पर ज्यादा लिख नहीं पाएंगे। आपको अगर स्तर पूछा जाए तो स्तर कितने होते हैं, 3 स्तर होते हैं। ठीक है ना, स्तर कितना होता है, 3 स्तर होता है। ठीक है ना, स्तर कितना होता है, 3 होता है।
पूर्व परंपरागत होता है, एक परंपरागत होता है और एक उत्तर परंपरागत होता है। ठीक है, ये तीन हो गया, एक तो पूर्व हो गया, ठीक है, पूर्व परंपरागत, एक परंपरागत और उत्तर परंपरागत। अब इस तीन स्तर के जो होते हैं वो चरण, प्रत्येक स्तर के दो दो चरण होते हैं, प्रत्येक स्तर के दो दो चरण होते हैं, ठीक है ना। यानी कि कुल मिला के चरणों की संख्या कितनी है, चरण 6 है और स्तर कितने, तीन, स्तर कितने, तीन है। पहला जो चरण होता है, पहला स्तर क्या है आपका, पूर्व परंपरागत अवस्था, ठीक है ना। अब इसका जो पहला चरण है वो क्या होता है, आज्ञाकारिता एवं सजा, क्या आज्ञा यानी कि दंड आज्ञाकारिता, ठीक है ना, दंड आज्ञा पालन, ये अभी विनाश हो जाता है। इसमें क्या होता है बच्चा, यदि कि नियमों का पालन करने के लिए, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है, नियम बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। जैसे मान लीजिए आप भी अगर कहीं पढ़ने जाते हैं और वहां पर आपको होमवर्क दिया जाता है, तो आप क्या करते हैं, होमवर्क बनाकर ले जाते हैं, क्यों, क्योंकि आपको यह डर होता है कि हमें क्लास में हो सकता है हम मार खा सकते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, डर हुआ, तो ये आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास हो जाता है। दूसरा चरण होता है, दूसरा चरण क्या होता है, आत्म अभिरुचि, क्या, आत्म अभिरुचि, ठीक है ना। क्योंकि लिखने में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिए, ठीक है ना। अगर आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो मेरी आवाज को सुनकर के आप लिख सकते हैं। यानी कि आपको क्या बताया हम कि आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता, प्रतिफल मतलब क्या, फल की इच्छा। यहाँ पर बच्चा, जैसे मान लीजिए अब कोई बच्चा क्या करता है, बहुत पढ़ने में तेज है, ठीक है ना, और कोई बहुत पढ़ने में क्या बिलो है, लेकिन उसकी भी चाह क्या होती है कि अगर कोई बच्चा आपकी क्लास में टॉप आ रहा है, पहले स्थान पर आ, उसको अगर कोई सा पुरस्कार मिल रहा है, तो अब दूसरा बच्चा भी क्या करता चाहता है कि हम भी क्या करें, अधिक पढ़े और उससे तेज, उससे ज्यादा नंबर लाए, यानी कि वो नियम का पालन करे, ठीक है ना, और उसको क्या मिले, उसको भी पुरस्कार मिले, क्या मिले, उसको भी पुरस्कार मिले। तो ये इसका क्या होता है, दूसरा चरण हो जाता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, उसका दूसरा चरण हो जाता है। अब जो इसका एज भी आपसे पूछ ले, अगर मान लीजिए कि अगर हो सकता है कि पूछ लिया जाए, तो यानी कि पूर्व परंपरागत जो नैतिक स्तर होता है उसका जो वर्ष होता है कितना, 4 से लेकर के 10 वर्ष तक, कितना वर्ष तक, 4 से लेकर के 10 वर्ष तक, ठीक है। अब इसका जो दूसरा स्तर होता है यानी कि पारंपरिक नैतिकता, उसका जो होता है 10 से लेकर के, सॉरी 10 से लेकर के 13 वर्ष तक, ठीक है ना, 10 से लेकर के 13 वर्ष तक। और सबसे जो आखिरी स्तर होता है उत्तर परंपरागत अवस्था, ठीक है, क्या, उत्तर परंपरागत अवस्था। तो इसका जो उम्र यानी कि आयु सीमा होती है वो कितनी होती है, 13 साल से ऊपर, ठीक है ना, और 16 साल तक, ठीक है ना, 13 साल से लेकर के 16 साल तक, ठीक है। इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सो देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम, यानी कि अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चा कैसे सीखता है, ठीक है। एक सरल प्रक्रिया, यानी कि अधिगम क्या है, यानी कि प्रगतिशील कक्षा में अधिगम क्या है, एक सरल प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, या केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा हो सकता है, क्या केवल केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा ही हो सकता है, या परीक्षा पर प्रतिबंधात्मक है, ठीक है ना। ये परीक्षा पर प्रतिबंधात्मक नहीं है, किसी को ये मानता नहीं है। प्रगतिशील शिक्षा का प्रगति का मतलब क्या होता है कि लगातार आगे बढ़ते रहना, ठीक है ना, लगातार आगे बढ़ते रहना। अधिगम जो ये प्रक्रिया, ये एक सामाजिक प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया, ये सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। ये कैसी प्रक्रिया, एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। यानी कि प्रगतिशील कक्षा में अधिगम क्या, एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया होगा, ये छोटा सा क्वेश्चन था, सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब आता है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल किया सकता है। परिपोषित और विकसित बुद्धिमत्ता को बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है, उसको उसका पोषण किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है, बिल्कुल। इसका आपसे सही पूछ रहा था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दोनों मरीज का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता पाई जाती है। किसी में भाषाई बुद्धि अधिक होता है, ठीक है, किसी में शारीरिक बुद्धि अधिक होता है, किसी में प्रकृतिवादी अधिक होता है, ठीक है, किसी में स्थानिक बुद्धि अधिक होता है। तो ये सभी बुद्धि के प्रकार हैं। आप लोगों को पता होगा कि हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। कौन कितने प्रकार की, 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। यानी कि उसमें क्या था, भाषाई बुद्धि था, ठीक है, उसके बाद क्या था, तार्किक बुद्धि था, क्या तार्किक बुद्धि था। उसके बाद क्या था, यानी कि संगीत वाला म्यूजिकल बुद्धि इंटेलिजेंस, जिसको कहते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये था आपको। यानी कि शारीरिक बुद्धि, ठीक है, उसका शारीरिक बुद्धि था, ये 4 हो गया। उसके बाद 5वां था स्थानिक बुद्धि, ठीक है। छठा हो जाता है आपको ये क्या कहते हैं, पारस्परिक बुद्धि, ठीक है। उसके बाद इंट्रापर्सनल, क्या इंट्रापर्सनल,
यानी कि इंट्रापर्सनल हो गया, उसके बाद होता है प्रकृतिवादी यानी कि नेचर, ठीक है ना। ये सभी 8 प्रकार के हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि को बताए हैं, ठीक है। इसी प्रकार के अब मान लीजिए हमारे अंदर कौन सी बुद्धि है, हम अगर अच्छा बोल पाते हैं तो हमारे अंदर भाषाई बुद्धि अधिक है, हम मैथ अच्छा सोल्व कर पाते हैं तो हमारे अंदर क्या है, तार्किक बुद्धि की अधिकता है, ठीक है। अगर हम गाना अच्छा गा लेते हैं तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है हमारे अंदर, हमको अच्छा सा मूर्ति बना लेते हैं तो हमारे अंदर क्या, स्थानिक बुद्धि की अधिकता है। ये सभी क्या हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि के अनुसार, ठीक है, प्रकार है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एनईपी 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश माध्यम प्रस्तावित करती है। तो वो मातृभाषा आपको, ठीक है ना, क्या चीज, मातृभाषा। आपको ऑप्शन में दिख रहा, हाँ यहाँ पर 4 नंबर में है मातृभाषा, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मातृभाषा या घर की भाषा। अब चूंकि मातृभाषा क्यों जरूरी है, अब मातृभाषा इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लीजिए आपके स्कूल में बहुत सारे प्रकार के बच्चे आएंगे, ठीक है, और बच्चा तो जब बच्चा आता है तो भाषा स्कूल की भाषा सीख करके तो आता नहीं है। अब वो बच्चा तो आता है घरेलू भाषा सीख करके, अपने स्थानीय भाषा सीख करके, मातृभाषा सीख करके, ठीक है ना। अब जो बच्चा वहां पर बोलेगा, कैसे बोलेगा, या तो वो बोलना बंद कर देगा, आपकी भाषा में कैसे बोल पाएगा, वो नहीं बोल पाएगा। जिस तरह से अभी हम आप हिंदी बोल पाते हैं, क्या जब बच्चा छोटा सा होता है जाता है तो क्या हिंदी बोल पाता है, क्या नहीं बोल पाता है, क्योंकि हम लोग किस परिवेश से, मैथिली परिवेश से हैं, कुछ लोग भोजपुरी परिवेश से आते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज संभव नहीं हो पाएगा कि उसको उसी स्कूली भाषा में सिखाया जाए, ठीक है। इसके लिए एनईपी 2020 जो पूरे देश में प्राथमिक स्तर पर यानी कि भाषा का जो निर्देशन होगा, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट का जो निर्देशन होगा वो किस माध्यम में होगा, मातृभाषा में हो जाए, किस चीज में, मातृभाषा में, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। अगले क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, अधिगमकर्ता का समूह में कार्य करना किस कक्षा की विशेषताएं हैं। बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, क्या, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन और अधिगमकर्ता का समूह, अधिगमकर्ता जैसे मान लीजिए बच्चा सीख रहा है, उसके समूह में कार्य करना किस कक्षा की विशेषता है। क्या व्यवहारवादी कक्षा है, सामाजिक संरचनावादी कक्षा है, शिक्षक केंद्रित कक्षा है, या पाठ केंद्रित कक्षा है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा तो नहीं हो, चूंकि यहाँ पर अगर पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा होता तो उसको सिर्फ और सिर्फ पाठ्य पुस्तक लिया जाता बीच में। शिक्षक केंद्रित भी नहीं है, यह सामाजिक संरचनावादी कक्षा, क्योंकि बच्चा जब एक साथ समूह में काम करेगा तो वो बहुत सारी चीजों को सीखेगा, ठीक है ना। बच्चा क्या करेगा, बहुत सारी चीजों को सीखेगा। क्या सब सीखेगा, तो एक दूसरे का सहयोग करना सीखेगा, क्या, एक दूसरे को सहयोग करना सीखेगा, सक्रिय भागीदारिता को सीखेगा, क्या, सक्रिय भागीदारिता को सुनिश्चित करेगा, ठीक है। उसके बाद सीखने में गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कुछ बोल रहा है अपनी भाषा में, कोई बच्चा कुछ बोल रहा है। अब जो मान लीजिए कि एक बच्चा बोल रहा है कि हमारे गांव में बाढ़ आई है, ठीक है ना। अब एक बच्चा कह रहा है हमारे गांव में क्या सुखाड़ आई है। अब ये जो बाढ़ और सुखाड़ की बात हुई, ठीक है ना, क्या बाढ़ और सुखाड़ की बात हुई, तो बच्चा कुछ ना कुछ वहां सीखेगा, बाढ़ पर विचार करेगा, सुखाड़ पर विचार करेगा, तो इस तरह से बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक संरचनावादी कक्षा, ठीक है ना। तो इसका सही 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र, क्या, किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान रखने में मदद करेगा। क्या मानवीकृत एवं एक समान, क्या आपके पूरी तरह से परीक्षा पर केंद्रित, पूरी तरह से पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित, या संलग्न व संदर्भित। संलग्न व संदर्भित कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि उसके अनुसार, जैसा मान लीजिए जैसा माहौल है उसके अनुसार। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान रखने में मदद करेगा, ठीक है ना। किस पर, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान रखने में मदद करेगा। अब यहां पर संलग्न एवं संदर्भित करने का मतलब क्या हो गया कि अब बच्चा कैसा है, अब किस प्रकार से उस पर व्यक्तिगत ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा, संलग्न एवं संदर्भित हो जाएगा, क्या, संलग्न एवं संदर्भित हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आपके पास, अब व्यक्तिगत ध्यान देते, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आपके पास क्या है, मान लीजिए कम सुन पाता है, तो अब उस पर आप अलग तरीके से ध्यान दीजिएगा। कोई बच्चा क्या है, आंख से विकलांग है, ठीक है ना, आंख से क्या दिव्यांग है, तो उसके लिए आप क्या अलग से प्रयोग कीजिएगा, ब्रेल लिपि का हो गया। अब जो सुन नहीं पा रहा है उसको क्या कीजिएगा, आप दृश्य सामग्री का प्रयोग अधिक कीजिएगा। तो ये सभी क्या हो जाएगा, अलग अलग संदर्भित हो जाएगा। अब उसके अनुसार बच्चा कैसे, किस कैटेगरी का बच्चा है उसके अनुसार हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, यानी कि एनईपी 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। क्या रटने की क्षमता का परीक्षण, बिल्कुल नहीं।
रटना तो है ही नहीं। अगला अगला कह रहा है पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को मापना। यानी कि पुनरुत्पादन का मतलब क्या हो गया, फिर से उसी चीज को मेमोराइज करना, क्या करना, उसी चीज को फिर से मेमोराइज करना। पुनरुत्पादन मतलब फिर से उसको मेमोराइज मतलब याद करना, उसको याद रखने की क्षमता को मापना, तो ये भी नहीं हो जाएगा। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया मदद करना, बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया मदद करना। क्या, सीखने की प्रक्रिया मदद करना, बच्चा किस प्रकार सीख रहा है उसको उसी प्रकार में मदद करना। अगला, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने में मापदंड बनाना, बिल्कुल तुलना तो करना ही नहीं है, नहीं तो बच्चे में हीन भावना का विकास होना प्रारंभ हो जाएगा, वो हीन भावना से ग्रसित होना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समावेशन का क्या अर्थ है, समावेशन का अर्थ क्या है, सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। अब समावेशन का मतलब क्या हुआ, समावेशन सभी विद्यार्थियों को एक समान पहचानना। ठीक है, किसी को अब बढ़ावा नहीं देना, किसी को कम नहीं आंकना, सबको बराबर देना, यह क्या कहलाता है, समावेशन कहलाता है। सभी विद्यार्थी का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। ठीक है, अब निरपेक्ष मतलब होना क्या, निरपेक्ष होने का कहने का मतलब क्या, कोई पक्षपात नहीं करना। कोई अगर मान लीजिए कोई उच्च समाज से आ रहा है या कोई निम्न समाज से आ रहा है, कोई यहां पर भेदभाव नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ही इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थी का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, यहां पर कोई पक्षपात नहीं करना कि कोई उच्च कोटि से है, कोई निम्न कोटि से है, कोई अमीर है या कोई गरीब है। ठीक है, कोई अच्छा कपड़ा पहन का है, कोई गंदा कपड़ा पहन का है, इस तरह से कोई किसी तरह की पक्षपात नहीं करना, उससे ऊपर होकर के उसको विद्यार्थी को अपनाना है, यही होता है समावेशन का अर्थ। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक, एक मिनट सॉरी, कह रहे विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। यानी कि आपसे पूछ रहा है, यानी इसमें से कौन सा आंसर नहीं होगा। ठीक है, कौन सा आंसर नहीं होगा, किस चीज से बचना चाहिए शिक्षक को। हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है, हर विद्यार्थी को पहचाने और उसका सम्मान करे। क्या ये चीज सही नहीं है कि विद्यार्थी को आप पहचानिए, विद्यार्थी को सम्मान कीजिए, बिल्कुल विद्यार्थी को सम्मान करना चाहिए, ना कि उसका अपमान करना चाहिए। कह रहा प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभव को प्राथमिकता दे, बिल्कुल नहीं। कोई प्रभुत्वशाली मतलब क्या, कोई अगर मान लीजिए कोई अमीर समूह का या कोई उच्च प्रतिभाशाली का समूह है तो उसको अधिक प्राथमिकता दी जाए, और क्लास में जो निम्न समूह वाले बच्चे हैं उसको कम प्राथमिकता दी जाए, तो ये बिल्कुल सरासरी गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपसे यही पूछा गया था किससे बचना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि अब थोड़ा सा हम डिस्कशन थोड़ा सा कम किए हैं, क्योंकि टाइम वीडियो थोड़ा सा लंबा होते जा रहा है। अभी हम लोग 18 नंबर प्रश्न में पहुंचे हैं, लगभग हमारा वीडियो 30-35 मिनट का हो चुका है। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट चल रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है, डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया मतलब क्या होता क्या है, अब ये जो होगा पढ़ना, यानी कि डिसलेक्सिया, लेक्सिया यानी कि पठन से संबंधित है। ठीक है ना, यानी कि लेक्सिया मतलब होता है विकार होता है। ठीक है, जैसे डिस्ग्राफिया हो गया, है ना, डिसलेक्सिया हो गया, ये विकार संबंधित है। ये किस प्रकार की विकार है, तो ये पढ़ने से संबंधित है। ठीक है ना, ये किससे संबंधित है, तो ये पढ़ने से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों के समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा। क्या, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा। अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा का अनुमति दे, केवल एक ही विधा को आप अनुमति नहीं दे सकते। यानी कि अभिव्यक्ति के लिए कई सारे विधा हो सकते हैं, किसी तरह से कोई लिखित अभिव्यक्ति करेगा, कोई मौखिक अभिव्यक्ति करेगा। ठीक है ना, कह रहा है विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को माने, कह रहा है विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को माने। तो ये क्या आप विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को मानिएगा, नहीं। हो सकता है कभी कभी बच्चा क्षमता अच्छा होता है लेकिन फिर भी वो असफल हो जाता है। कह रहे बहुत लंबे और बारंबार दत्तकार दें, बिल्कुल नहीं। उससे क्या होगा, बच्चा को थकान महसूस होगा, क्योंकि अगर लंबे लंबे दत्तकार देंगे तो क्या हो जाएगा, बच्चा थकान महसूस करेगा।
सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करे, यानी कि सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करे, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, समावेशन सुनिश्चित करने के लिए, विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने के लिए इसमें से कौन सा प्रभावशाली होगा, तो यह क्या हो जाएगा, सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करे, सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करे। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा पढ़िए कि क्वेश्चन आपको याद हो जाए, ठीक है ना, क्वेश्चन आप ऐसा पढ़िए कि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इसलिए एक बार ही उसको छोटा छोटा करके आराम से पढ़िए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है, प्रतिभावान विद्यार्थी, क्या प्रतिभावान विद्यार्थी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। क्या प्रतिभावान बच्चे जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल सही है। कि अपने आयु स्तर से नीचे के प्रश्न को हल करने में असमर्थ होते हैं, बिल्कुल नहीं, अपने आयु स्तर से अधिक प्रश्न हल करते हैं। अगर कोई बच्चा 8वीं कक्षा का है तो अगर वो प्रतिभाशाली बच्चा है तो अपनी क्लास का तो हल करेगा ही, लेकिन अगर कोई अति प्रतिभाशाली है, अति प्रतिभावान बच्चा है तो क्लास 9th का भी हल कर सकता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर नहीं हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी जानकारी को जल्द और सही तरीके से क्या करता है, अवशोषित करता है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए डैश करना चाहिए, यानी कि बच्चे को जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर देने के लिए बच्चा अपने सहज महसूस करे। सहज कहने का मतलब क्या, रिलैक्स फील करे, ठीक है ना, उस पर कोई दबाव ना लगे, ऐसा बच्चा महसूस करने के लिए बच्चा को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, या दंडित करना चाहिए, या अवरुद्ध करना चाहिए, यानी कि उसको रोक टोक करना चाहिए। ठीक है ना, तो सबसे अच्छा जो होगा वो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या हाँ आप जानते हैं, आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चा को थोड़ा सा याद है और थोड़ा सा भूल रहा है तो उसको कहिए हाँ आप सही बोल रहे हैं, यही होगा। बच्चा को प्रोत्साहित कीजिए ताकि वो क्या, उसको आराम से रिलैक्स फील हो सके, हाँ मुझे याद है और हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोत्साहित करना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विद्यार्थियों को हाल में सीखे गए संपर्ते पर विवरण दे, मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। क्वेश्चन क्या कहा कि विद्यार्थियों को हाल में सीखे गए संपर्ते पर विवरण में, ठीक है ना, सॉरी विस्तारण में दिया गया, सॉरी पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक, विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। संपर्ते पर विस्तारण में मदद करने में निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए शिक्षक को। पहला ऑप्शन कह रहा है विभिन्न उप संपर्तियों के बीच संबंधों को क्रियान्वित करना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है आपका संपर्ते के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाना, ये तो बिल्कुल सही है। उसका बाद अधिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना। क्या अगर मान लीजिए आप अभी पढ़ रहे हैं, हम आपको कहे कि लिख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ आप लिखिए, आपको हम बिना समझाए नहीं, कुछ समझाए नहीं, सीधा सीधे हम आंसर टिक करते गए, ये क्या अच्छा होगा, क्या सही हो पाएगा, क्या नहीं। तो आपको उसको समझा करके कहना है, समझा करके कहना है लिखने के लिए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है। यानी कि पाठ्यक्रम कहने का मतलब क्या हो गया कि किस तरह से, ठीक है, किस तरह के कैरिकुलम को कम करके बच्चे को सफल बनाया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन यहां पर उल्टा पूछ रहा है, विफल कम किया जा सकता है, यानी कि सफल बनाया जा सकता है, जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण व जटिल हो। अब देखिए आपको पहला ऑप्शन क्या जुड़ रहा है कि सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो। अब कहने का मतलब क्या, अब विफलता जब सामाजिक संदर्भ से जुड़ा होगा तो बच्चा जल्दी विफल हो पाएगा क्या। अब जो भी चीज वो सीख रहा है बच्चा समाज के लिए तो सीख रहा है, समाज में रहकर के तो सीख रहा है, तो इसलिए क्या उसके समाज के संदर्भ में जुड़ा हो, कैसा हो, समाज के संदर्भ में जुड़ा हो, तो यानी कि इसका 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सार्थक सीखने के लिए, क्या सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है, यानी कि सही चीज सीखने के लिए निम्न में से कौन सा सही है। कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना, क्या कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करेंगे तो क्या बच्चा सार्थक सीख पाएगा, क्या सार्थक सीखने का तो प्रयास करेगा लेकिन इसमें सीखने में बहुत सारी गलतियां होगी। जैसे मान लीजिए कक्षा में कहे कि बार बार हम प्रश्न दे और कहे कौन जल्दी बना करके लाएगा, और उस जल्दीबाजी में क्या करेगा बच्चा, गलती करेगा। ठीक है ना, तो उससे क्या गलती करने की और उसमें हीन भावना का विकास होना जाएगा। जैसे मान लीजिए अब हम बनाए, अब हमसे पहले कोई और बना के दिखा दिया और उसका गलती हो गया, ठीक है ना,
अब वो सोचेगा कि हम जल्दी बनाए भी और हमसे गलती हो गया, धीरे धीरे फिर कहेगा नहीं हम अच्छा से समय देकर के बनाएंगे। इसलिए प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास नहीं करना चाहिए। बच्चों के विचारों और अनुभव को जगह देना चाहिए, बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों के विचारों को यानी कि बच्चों के विचार और अनुभव को जगह देना चाहिए। अब इससे क्या करेगा, बच्चा गलती कम करेगा, ठीक है ना, बच्चा गलती कम करेगा। गलती अगर करेगा तो आप उसको सुधार सकते हैं, ठीक है ना, अगर बच्चा गलती करेगा तो उसको हम सुधार सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि इसलिए ऐसा क्यों, बच्चों के विचार और अनुभव को जगह क्यों दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, अन्वेषक होते हैं, यानी कि खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ ना कुछ वो नया चीज खोजते रहते हैं, ठीक है ना, इसलिए बच्चों के विचार और अनुभव को जगह देना, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि विद्यार्थी को नए संपर्क पढ़ाते समय शिक्षक को किससे बचना चाहिए, उन्हें दिए गए उदाहरणों के में सामान्य गुण खोजने के लिए कहें, उस संपर्क से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें। अच्छा ये तो बता चुके हैं, सॉरी फिर से आ गए यही, नहीं सॉरी अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी अलग अलग क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन अलग अलग है। आपसे ये कह रहा था कि उन्हें दिए गए उदाहरणों से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें, उस संपत्ति से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें। कह रहा है सब पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें फिर सरल की ओर बढ़े। नहीं, ये चीज आपसे पूछा गया था कि कौन किससे बचना चाहिए, यानी कि कौन सा काम नहीं करना चाहिए। तो आपको सी नंबर ऑप्शन देख करके ही पता चल रहा है कि क्या पहले बच्चे को आप जटिल चीज प्रस्तुत कीजिएगा फिर उसको सरल ले जाइएगा, नहीं, बच्चे को पहले सरल चीज से जटिल की ओर ले जाना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आपको आ गया होगा। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि विशिष्ट जानकारी के स्मरण पत्र आधारित प्रश्न उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों की मदद की, ठीक है ना, किन संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी डैश का विकास कर रहा है। ऐसा विद्यार्थी अगर कर रहा है, कोई चीज चिन्ह बना रहा है, तो वो किस चीज का विकास हो रहा है इसमें, विलंबित नकल का नहीं, आत्मकेंद्रिता का नहीं, आत्मकेंद्रिता नहीं, अधिसंज्ञान का, हाँ बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा अधिसंज्ञान का, यानी कि कुछ चीज को एक चीज मान रहा है जो इसके तहत हम क्या हो रहे हैं, ये चीज हमें मदद कर रहा है, क्या हो जाएगा अधिसंज्ञान हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा अधिसंज्ञान हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ गया होगा अच्छा तरीका से। अगला चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग सोचते हो कि आगे आते आते सर थोड़ा सा डिस्कशन कम कर दिए, क्योंकि हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, इस कारण से हम डिस्कशन थोड़ा सा कम कर दिए। अगले वीडियो से हम आपको 15-15 के प्रश्न को ही हल करेंगे। लंबा वीडियो हो जाता है, थोड़ा सा आपको भी देखने में कठिनाइयां होती है और मुझे भी थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट में चल रहे हैं। कह रहे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चरण दर निर्देश को डैश कहा जाता है, ठीक है ना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चरण दर निर्देश को क्या कहा जाता है, क्या कलन विधि कहा जाता है, या स्वतः शोध प्रणाली कहा जाता है, क्या स्वतः शोध प्रणाली कहा जाता है, या साधन लक्ष्य विश्लेषण कहा जाता है, या स्मृति सहायक विधि कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है कलन विधि, क्या कहा जाता है इसको, कलन विधि, जिसको हम कहते हैं एल्गोरिथम, क्या कहते हैं इसको एल्गोरिथम। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण निर्देश को क्या कहता है, एल्गोरिथम कहा जाता है, क्या कहता है एल्गोरिथम, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे एल्गोरिथम, ये चीज आपको चरण दर चरण सिखाता है। जैसे आप लोग 10वां में पढ़े होंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसमें भी क्या था, चरण दर चरण था, ठीक है ना। आप लोग हर एक चीज को किस में चरण दर चरण बना रहे थे, एचसीएफ को भी चरण दर चरण निकाल रहे थे, तो ये क्या कहलाता है एल्गोरिथम, कलन विधि, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि विद्यार्थी के बीच भ्रांतियों के बारे में क्या विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उसके बारे में क्या बतलाती है। अब भ्रांति कहने का मतलब क्या, गलत गलत चीज बच्चों के मन में डाल देना कि ये ऐसा है ये वैसा है, ठीक है ना, ये क्या हुआ भ्रांतियां फैलाना। हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है कि अत्यंत गलत एवं तर्कहीन सोच प्रक्रिया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है उच्च कर्म की भावना और बौद्धिक क्षमताएं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ, ठीक है ना, भोली और सहज समझ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा इसका, 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 3 नंबर इसका आंसर क्यों होगा सो समझिए। अब बच्चा क्या होता है कि कुछ नया कर रहा होता है, जैसे मान लीजिए कोई चीज आप नया सीख रहे हैं, अब उसमें कुछ ना कुछ गलतियां होती है। जैसे अभी आप सीडीपी पढ़ रहे हैं, सीडीपी क्वेश्चन बना रहे हैं, 30 क्वेश्चन आप बनाए, उसमें कुछ ना कुछ आप क्या किए, गलती किए, ठीक है ना। अब गलती किए, अब उससे क्या हुआ कि कुछ चीज आप भूल रहे थे, अब वो क्या आपसे वो गलती हो गई, ठीक है। अब फिर जो आप नया चीज प्रारंभ कर रहे हैं,
ठीक है ना, नया चीज प्रारंभ करना। आप जो पीछे से जुड़ी हुई आपके साथ जानकारी है, क्या आपके साथ जो पीछे से जुड़ी हुई जानकारी है, वो उसको क्या करती है, गलत व्याख्या कर रही है, ठीक है ना, क्या गलत व्याख्या कर रही है, तो ये क्या कहलाती है, भ्रांति कहलाती है, ठीक है ना, ये क्या कहलाती है, भ्रांति कहलाती है। अब ये जो भ्रांति है अलग अलग घटनाएं नहीं है, ठीक है ना, भ्रांति जो होता है वो अलग अलग घटना नहीं होती है, बल्कि सीखने का एक सामान्य परिणाम है, ठीक है ना, सीखने का एक सामान्य परिणाम है। क्योंकि भ्रांति कहने का मतलब क्या, अब मान लीजिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि आगे खाई होगा, हमें भ्रांतियां फैलाई कि आगे खाई होगा, ठीक है। अब सीडीपी बहुत टफ सब्जेक्ट है, ये क्या भ्रांति है। अब धीरे धीरे ये सीखने की प्रक्रिया है, ये क्या है, सीखने की प्रक्रिया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अवधारणाओं के बारे में बोली और सहज समझ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों के गर्व का कारण बन सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है। पहला ऑप्शन है जब असफलता कारण स्वयं को माना जाता हो। विद्यार्थी असफलता का कारण स्वयं को नहीं मान सकता है, ठीक है ना, ये स्वयं को नहीं मान सकता है। क्या अगर आप हम ही असफल हैं तो क्या हम खुद को मानेंगे असफलता कारण, बिल्कुल नहीं। जब असफलता कारण दूसरों को माना जाता हो, बिल्कुल नहीं, हम दूसरे को मानेंगे ही नहीं। जब सफलता कारण स्वयं को माना जाता हो, क्या, जब सफलता कारण स्वयं को माना जाता हो। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकता है। जब विद्यार्थी सफलता कारण स्वयं मानेगा तब तो आप वो गौरवान्वित महसूस करेगा। जैसे वो कहेगा हम कहीं से नहीं पढ़े, हम खुद से पढ़ करके पास हुए, तो ये क्या होगा, गौरवान्वित महसूस करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर भी इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरक का उदाहरण है। यानी कि आंतरिक प्रेरक का कहने का मतलब क्या, जो आपको अंदर से प्रेरणा मिलती है। यानी कि प्रेरणा दो प्रकार का होता है, आंतरिक प्रेरक और बाह्य प्रेरक हो, ठीक है ना। तो अब इसमें से आंतरिक प्रेरक का उदाहरण क्या है, मुझमें पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संपर्क की समझ बनाने के लिए जरूरी है। अब मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संपर्क की समझ बनाने के लिए जरूरी है। संपर्क मतलब अच्छी अच्छी चीजों की समझ बनाने के लिए, हमें सोचने की शक्ति बढ़ाने के लिए हमको पढ़ाई जरूरी है। तो ये क्या हो गया, अंदर से मोटिवेट हो रहे हैं आप, ठीक है। अब बाहर मोटिवेट का क्या मतलब, कोई जैसे मान लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम, वो भारत के राष्ट्रपति बने, उनको देख अगर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी हाल फिलहाल में मूवी चल रहा था 12th फेल, ठीक है ना, यानी कि 12th फेल जो है मूवी, ठीक है, उससे अगर हम प्रेरित हो रहे तो वो क्या हमारा प्रेरणा का बाय कारक है, वो क्या बाय कारक है। ये तो इसका 1 नंबर इसका सेंस हो जाएगा। देखिए, मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए, ये तो बाय कारक हो गया, ये तो डरा करके धमका करके। मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करनी, ये भी बाय कारक हो गया। मुझे अपने साथियों से प्रशंसा और प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए, ये भी क्या हमारा ये बाय कारक है, ठीक है। तो ये आज का हमारा ये 30 क्वेश्चन था। आप लोग जरूर बताइएगा कि हमको ये 30 में आप लोग कितना अचीव कर लिए, ठीक है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, और अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि अब आपको सीटेट एग्जाम तक लगभग मैं कोशिश करूंगा कि पर डे, ठीक है ना, पर डे हर एक सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ आपको नया देता रहूं। आप लोगों का बार बार कमेंट आ रहा है कि सर मैथ के पेडागोजी का चैप्टर वाइज पढ़ाइए, हम उस पर काम कर रहे हैं, मेरा पीपीटी उसका बना हुआ है, ठीक है ना। कुछ तकनीकी कारणों के कारण हम आपको उसका वीडियो नहीं उपलब्ध करवा पा रहे हैं। बहुत ही जल्द आपको चैप्टर वाइज, चूंकि उसमें 7-8 चैप्टर है, हम आपको पूरी उसको अलग से करवा करके हम आपको समाप्त कर देंगे, ठीक है। वो भी आपको 10-20 दिन के अंदर में आपको उसको हम समाप्त कर देंगे, और उसके साथ साथ हम आपको उसका क्वेश्चन भी विश्लेषण कर देंगे, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद, इतना समय आप लोगों ने हमारे लिए दिया, और कहीं ना कहीं इसमें आपकी भी फायदा हुई होगी, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।